मैं रीमा देवांगन और आज हम मिलकर के बीएड सेमेस्टर 4 के प्रैक्टिकल पोर्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले थोड़ा अचीवमेंट टेस्ट के बारे में जान लेते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट जो होता है, अचीवमेंट टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर डेवलप्ड नॉलेज और स्किल। कोई भी हमारे पास में विकसित जो कौशल है और नॉलेज की टेस्ट करने वाला टेस्ट होता है। इसमें जब हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स की क्या अचीवमेंट्स है, क्या उपलब्धियां हैं, उनको टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट बनाते हैं और उनके जो स्कोर्स आते हैं उसके बेस पर हम उनके अचीवमेंट्स के बारे में या प्रोग्रेस के बारे में आगे बात करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उसके बारे में देखते हैं कि ये जो टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट हम क्रिएट करते हैं तो वो स्टूडेंट्स के योग्यता, उनके रुचि और उनके एप्टीट्यूड के लेवल का होना चाहिए। सेकेंड है कि जो अचीवमेंट टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होना चाहिए। जैसे हम जनरली देखते हैं कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं या फिर कोशिश करते हैं क्लासरूम के लिए भी टेस्ट के लिए जो क्वेश्चंस बनाते हैं, आइटम्स बनाते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए। ये जो टेस्ट है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, इकोनॉमिकल इन द वे ऑफ मनी, टाइम और एनर्जी सेविंग होना चाहिए। ये जो टेस्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स या पर्पसेस जो हैं, उद्देश्य जो है वो पहले से निर्धारित होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम टेस्ट बना लिए और उसके बाद भी सोचे कि नहीं इसमें ये भी पॉइंट होना था, इसमें ये भी पॉइंट होना था, तो वो अधूरा हो जाएगा। इस टेस्ट में एक जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है उसकी सारी क्वालिटीज होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि इसमें स्कोरिंग की होना चाहिए, मैनुअल होना चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। इस टेस्ट में जो बुकलेट होती है, जैसे आप लोग देखते आए अभी तक हमने जितने पुराने टेस्ट परफॉर्म किए हैं कि एक मैनुअल होता है, उसका बुकलेट होता है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। हर क्लास के लिए एक अलग अलग अचीवमेंट टेस्ट होता है। क्लास 6 के लिए आप बनाएंगे तो उसके अचीवमेंट टेस्ट अलग होंगे, क्लास 7 के लिए बनाएंगे तो अलग होंगे। इस तरीके से डिफरेंट क्लासेस के लिए सेपरेट अचीवमेंट टेस्ट होता है। इसमें जो स्कोरिंग है, टाइम लिमिट है और जो भी सारी इंस्ट्रक्शंस है वो सारी चीज़ें टेस्ट में होना चाहिए, अचीवमेंट टेस्ट में होना चाहिए। फॉर्मेट ऑफ अ टेस्ट शुड बी वेरी कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव का मीनिंग यहाँ पर ये है कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हर एक आइटम को। जैसे कि हम केक जब बेक करते हैं तो केक बेक करने से केक बेक हो गया है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम एक छोटा पीस लेकर के देखते हैं, ना कि पूरा केक खाने के बाद बताते हैं कि ये केक बेक हो गया। तो कॉम्प्रहेंसिवनेस का मीनिंग यहाँ पर यही है कि आप जब भी क्वेश्चंस बना रहे हैं तो जिस चैप्टर से, जिस एक्सरसाइज से, जिस यूनिट से बना रहे हैं वो सारे आइटम्स उस यूनिट या एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। Such questions should be constructed by which practical ability of students and learning can be evaluated. स्टूडेंट की जो भी लर्निंग एबिलिटी है, जो प्रैक्टिकल एबिलिटी है, वो चेक करने वाला, इवेल्युएट करने वाला, एसेस करने वाला हर क्वेश्चन उस पर होने चाहिए। A test should be suitably named. जैसे हम क्लास 6 के लिए बना रहे हैं तो क्लास 6 वहाँ पर होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट के पर बना रहे हैं, हम सपोज साइंस के लिए बना रहे हैं, मैथ्स के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर मीनिंग यही है कि सुटेबली नेम्ड, वहाँ पर उसका नाम क्लियर होना चाहिए। इट वुड बी प्रॉपर टू राइट वन टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन वन पेज। यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है, टाइप्स ऑफ आइटम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे पास में होते हैं। जैसे हम मैचिंग देते हैं, जैसे हम ट्रू फॉल्स बनाने के लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, तो एक टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो एक पेज में होंगे। उसके बाद में यदि आपको वैरायटी चेंज करना है क्वेश्चन का तो आप उसको नेक्स्ट पेज में वैसा करेंगे। All efforts should be made to maintain reliability, validity of a test. हम जानते हैं कि टेस्ट की जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो बहुत हाई होनी चाहिए, तभी हमारा टेस्ट जो है एक अच्छी क्वालिटी का टेस्ट कहलाता है। तो हमको इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम टेस्ट में ऐसे आइटम्स डालें जो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को बढ़ाएं। No test can examine the type of educational aim of a given subject. The test items should be explained with suitable illustrations. Suitable illustrations, आपको जो भी एग्जाम्पल आप दे रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब
स्टूडेंट्स के पास में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर हमको इसको किस तरीके से, किस वे में सॉल्व करना है। द मैनुअल शुड बी प्रिपेयर्ड केयरफुली। मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्कोरिंग के बारे में बात लिखी होती है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी के बारे में बात लिखी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन किसके ऊपर किया जा रहा है ये बात लिखी होती है। तो मैनुअल जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। द नंबर ऑफ नो एम्बिगियस एंड सस्पिशियस टाइप ऑफ द टेस्ट आइटम शुड बी इंक्लूड इन द टेस्ट। बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चंस होने चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, बट क्लैरिटी सबसे ज़्यादा यहाँ मायने रखती है कि वो बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके आइटम्स जो है कहीं पर भी डबल मीनिंग वाले नहीं होना चाहिए, या ऐसे नहीं होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम कर रहे हों। द नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स इन द टेस्ट शुड बी लार्ज इनफ। बहुत लेंथी भी नहीं बनाना है हमको क्वेश्चन पेपर को कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर को देखते, बुकलेट को देखते ही परेशान हो जाए, और ना ही इतना उसमें कम क्वेश्चंस होने चाहिए कि वो सारे क्वेश्चंस उस यूनिट एक्सरसाइज या सब्जेक्ट या जिस टॉपिक पर आप बना रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईच टेस्ट आइटम शुड बी इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ। बात वही है कि हर एक आइटम जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। का मीनिंग यहाँ पर ये है कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कोरिलेट करने वाला हो, सीक्वेंस में हो, रेलिवेंट हो, बट वो इंडिपेंडेंट हो। All test related general instructions should be given prior to the commencement of a test। टेस्ट के शुरुआत में ही इंस्ट्रक्शन जो है टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको क्लियरली बता देना है। Item should be simple। A student should be given sufficient space for writing his responses। आइटम जो है वो एक तो रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, कॉम्प्रहेंड होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और साथ में सिंपल होना चाहिए कि बिल्कुल एक बार रीड करने से ही वो समझ में आना चाहिए, और स्टूडेंट को आंसर करने के लिए प्रॉपर स्पेस वहाँ पर आपको देना चाहिए। जैसे यस और नो में भी आंसर करना है, फिर इन द ब्लैंक्स भी करना है, जो भी है जिस टाइप का भी आइटम है तो वहाँ उसको वो स्पेस प्रॉपर मिलना चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ टेस्ट आइटम शुड बी सिंपल, कॉम्प्रिहेंसिबल, ब्रीफ एंड एंग्लिश। ये बातें आपको पहले ही बताई जा चुकी है। अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्लानिंग करना होता है। टेस्ट की हम योजना बनाते हैं, हम बिना प्लानिंग के कोई भी काम नहीं करते हैं। बिना प्लानिंग के हम जो भी काम करेंगे उसके रिजल्ट जो हैं, जो हमको जैसा चाहिए आउटकम वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि जब हम प्लान करते हैं तो ये जो टेस्ट है ये किस बात का मेजर है, व्हाट इज टू बी मेजर्ड, क्या मेजर करने वाला है, किस कंटेंट एरिया को हमको इसमें इंक्लूड करना है, किस टाइप के इसमें आइटम्स को हमको इसमें इंक्लूड करना है, ये हमारी प्लानिंग में बात चलती है। तो इसके भी दो सब हेडिंग्स है। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग। सबसे पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस जिसको हम कहते हैं, गोल हम जिसको कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं, हम कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं, हम कैसे आइटम्स डालने वाले हैं, हम क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली हम किस तरीके का इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स का करने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करने में आते हैं। सेकेंड जो है प्रिपेयरिंग द स्पेसिफिकेशन कि हमको कौन सी विशिष्ट बातों को रखना है, या हम इसको शॉर्ट पे कह सकते हैं कि हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। आप शायद जानते होंगे ब्लूप्रिंट के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जब हम स्पेसिफिकेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। कि यहाँ पर वही कि हमको कौन से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को कितना वेटेज देना है। जनरली हमारे जो बुक्स होती है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो हर चैप्टर का अपना एक अलग अलग वेटेज होता है। तो उस वेटेज के अकॉर्डिंग उसके ऑब्जेक्टिव्स के भी वेटेज होंगे। जैसे आगे मैं आपको बताती हूँ, एक जो 3-वे चार्ट है उसके थ्रू आपको बहुत इजी वे में बातें समझ में आएंगी। दूसरा है डिटरमाइनिंग द वेटेज टू डिफरेंट कंटेंट एरियाज। सेम ऐसी जैसे कि हमने चैप्टर्स को वेटेज दिया हुआ है, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्टिव्स को वेटेज दिया हुआ है, वैसी जो उसमें एक्सरसाइजेस होते हैं तो उस एक्सरसाइजेस के को कितना वेटेज हमको देना है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द टेस्ट आइटम्स टू बी इंक्लूडेड। हमको
बनाने से पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, आइटम्स बनाने के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मैचिंग हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और तरह तरह की जो चीज़ें आ गई हैं, ऑल्टरनेटिव्स हम देते हैं, 4 ऑल्टरनेटिव्स देते हैं, वैसे वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हमको कौन सा इसमें सेलेक्ट करना है उस कंटेंट एरिया को, और उस हमने जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हुए हैं उसके लिए कौन से आइटम सुटेबल होंगे, ये हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। ये सारी प्लानिंग चल रही है अभी। प्रिपरेशन ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, जैसे यहाँ पर स्पेसिफिकेशन चार्ट, 3-वे चार्ट जिसके बारे में मैं कह रही थी कि क्लास 6 के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, अनुदेशात्मक उद्देश्य जो होते हैं वो होता है ज्ञान से रिलेटेड, ज्ञान, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, समझ। एप्लीकेशन पोर्शन, आप किस तरीके का एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पर कंटेंट एरिया में हमने लिया हुआ है जो बुक में जो चैप्टर्स होते हैं। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया हुआ है फूड एंड मटेरियल्स को हमने दिया नॉलेज। सबसे ज्यादा वेटेज हम किसको देते हैं, नॉलेज सेक्शन को देते हैं। नॉलेज वाला जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि ऑल द टाइम हम नॉलेज इम्पार्ट करने का काम करते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो वेटेज दिए थे, तो इस पे हमने 4 नंबर दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग के 3, एप्लीकेशन के 3, और टोटल जो इस तरीके के 10 मार्क्स होते हैं। और सेम ऐसे इधर मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं और उसको वेटेज हम देते जा रहे हैं कि हम किस ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के कितना हम उस पर वेटेज का मीनिंग यहाँ पर होता है कि हम कितना उसको बल देते हैं कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। और इस तरीके से जो ये टेबल तैयार होता है, सपोज 40 मार्क्स का हम 40 मार्क्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो हमने इस तरीके का जो टेबल है वो तैयार किया हुआ है। स्टेप सेकेंड, फर्स्ट स्टेप जो था वो प्लानिंग से रिलेटेड था। अब उस प्लानिंग को हमको एक्सिक्यूट करना है, तो हम प्रिपेयर करते हैं टेस्ट। जब हम प्रिपेयर करते हैं टेस्ट, तो टेस्ट सबसे पहले हम टेस्ट आइटम्स बनाते हैं। टेस्ट आइटम्स बनाने के पहले हम देखते हैं कि आइटम्स में किस किस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए। टेस्ट आइटम मस्ट बी एप्रोप्रिएट, बहुत ही सुलझा हुआ क्वेश्चन बनाना है हमको। शुड बी क्लियर, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल, नहीं क्वेश्चन का जो आइटम का जो नेचर है वो बहुत कम कठिन, जिसको कहते हैं वेरी लो डिफिकल्टी लेवल का होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को समझ में, किसी भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आए। तो वो टेस्ट आप, वो आइटम पर्टिकुलर टेस्ट नहीं, वो पर्टिकुलर आइटम आपके किसी काम का नहीं होगा। फ्री फ्रॉम टेक्निकल एरर एंड इररिलेवेंट क्लूज, जैसे कभी कभी होता है कि हम जब पढ़ाने जाते हैं तो ऐसे ऐसे टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करते हैं कि जिससे लगे कि सामने वाले को लगे कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, हम बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं वो बिल्कुल इस लेवल का होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। जिस पर्पस के लिए हम ये बना रहे हैं, जिनके लिए हम बना रहे हैं, उनको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको या तो डिफाइन करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें एरर होना ही नहीं चाहिए। इन केस है तो आप उसको अच्छे से रेक्टिफाई करें, और इररिलेवेंट क्लूज नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से संबंधित होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए, इररिलेवेंट असंबद्ध नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम रेशियल एंड सेक्सुअल बायसनेस, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आइटम वहाँ पर किसी भी तरीके के बायसनेस या पक्षपात को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं होना चाहिए, किसी को हर्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। हालांकि हम यहाँ पे साइंस की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ऐसी बातें आ सकती हैं, तो उस बातों का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। सेकेंड है प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन फॉर द टेस्ट। अब हमने यहाँ पर टेस्ट आइटम्स की बात की, अब हम इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन जब दे रहे हो तो जब हम आपसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो हम पहले अपने काम का उद्देश्य बताते हैं, ऑब्जेक्टिव बताते हैं, और फिर उसके बाद में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो द पर्पस ऑफ द टेस्टिंग, हमारे इस टेस्ट का पर्पस क्या है ये उसमें क्लियर होना चाहिए। द टाइम अलाउड फॉर आंसरिंग, जैसे हमने पिछले टेस्ट में भी देखा कि उसमें टाइम लिमिट लिखा हुआ था कि आपको 60 मिनट में कंप्लीट करना है, 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो टाइम लिमिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। द मेथड टू डील विद गेसिंग, इन केस ऑफ हिंट और क्लूज, वो क्लूज जो है वो बहुत
क्लियर लैंग्वेज में आपको वहाँ पर बताना है। और लास्ट में है प्रिपेयरिंग स्कोरिंग की। जब हम टेस्ट बनाते हैं तो साथ में उत्तर कुंजी जो है वो भी तैयार करते हैं कि जब हम उसका स्कोरिंग करेंगे तो वो स्कोरिंग की हमारे पास में होगा, तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसको स्कोरिंग के हमारे पास में होने से वो चेक करने के लिए या स्कोर के टाइम में या इवेलुएशन के समय वो हमारे लिए काम जो है वो ईजी हो जाता है। तो स्कोरिंग की भी हमको साथ में प्रिपेयर करना है। स्टेप थर्ड जो है ट्राई आउट ऑफ द टेस्ट। जब हमारे पास में हमने प्लानिंग कर ली, हमने प्रिपेयर कर लिया सारी चीज़ें, तो अब हम अपने टेस्ट को ट्राई आउट के लिए ले जाते हैं, हम एडमिनिस्टर करने के लिए ले जाते हैं। एक छोटा सैंपल लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट बात है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, कि हम एक ऐसा छोटा ग्रुप देखते हैं, ऐसा छोटा सैंपल देखते हैं जिनके ऊपर हम अपने बनाए हुए टेस्ट को अप्लाई कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। तो हम छोटा ग्रुप पहले देखते हैं और उसको एडमिनिस्टर करते हैं। जब एडमिनिस्टर कर लेते हैं उसके बाद में हम जो है, जो सेकंड स्टेप है स्कोरिंग द टेस्ट, जो टेस्ट है हम उनको उनसे अपने सैंपल से वापस ले लेते हैं और उसको स्कोर करते हैं। स्टेप 4 जो है इवेल्युएटिंग द टेस्ट। अब जो हमारे पास में डेटा आ चुके हैं, छोटे सैंपल पर मैं बार बार कह रही हूँ कि सैंपल जो है लार्ज नहीं है, स्मॉल सैंपल है, उससे जब हमने ले लिया तो फिर अब हमारे बनाए हुए टेस्ट के इवेल्युएशन की और उसके असेसमेंट का टाइम आ चुका है। और ये जो प्रोसेस है इसमें 3-4 बातें जो है बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट है आइटम एनालिसिस, पद विश्लेषण की प्रक्रिया, और उसके बाद में डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, उससे पता चलेगा कि हमारा टेस्ट कितना वैलिड है। नेक्स्ट है टेस्ट की रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता कैसी है, इसका निर्धारण हो पाएगा, डिटर्मिनेशन हो पाएगा। और लास्ट जो है यूजेबिलिटी, वो टेस्ट का एक्चुअली यूज है या नहीं है, कि वो मैंने कहा था इररिलेवेंट है, या हमारे कोई यूज का ही नहीं, हमारे पर्पस, जिस पर्पस को हम लेकर के टेस्ट कंस्ट्रक्ट करने जा रहे थे वो पर्पस यदि फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो इसका यूज भी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से इवेल्युएशन के लिए हमारे पास में 4 बातें हैं जिसके बेस पर हम इवेल्युएशन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट पे हम ये जो स्टेप 4 है, इसके जो 4 जो इवेल्युएशन के प्रोसेस है, इसको हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको रीड करिए, पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।